हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारा पीआईबी का आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पीआईबी क्या हर न्यूज़पेपर में चल रहा है, बट पीआईबी सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, तो वहीं से मैंने आपको स्क्रीनशॉट देके थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करी है कि आप देख पाओ कि हम आर्टिकल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी आज का आर्टिकल है, आज का हमारा टॉपिक है जो न्यू लेबर कोड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंप्लाई करे हैं। ठीक है, पीआईबी के स्क्रीनशॉट में भी यही दिख रहा है आपको कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस कर दी है कि जो हमारे पुराने 4 लेबर कोड्स हमने बना तो ऑलरेडी ये लिए थे 19 और 20 में, बट इसको इम्प्लाई अब करा गया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इम्प्लाई करा गया जितने भी पुराने लेबर लॉज हैं। ठीक है, अभी लैंडमार्क मूव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि हमारे जो न्यू लेबर लॉज हैं, जो 4 न्यू लेबर लॉज हैं, उसको हम इम्प्लाई कर रहे हैं कब से? 21 नवंबर 2025 से। ठीक है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जितने भी पुराने 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे, ऑलमोस्ट 29, कितने 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज, उसको रिप्लेस कर दिया गया है या तो उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू लेबर कोड्स बहुत टाइम से न्यूज में चल रहे हैं, इसको आप करंट अफेयर भी मत मानो, इसको आप ऐसे मानो कि कंटेम्परेरी इशू चल रहा है तो बहुत लंबे टाइम से, तो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसके मेंस की निटिग्रिटी में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो न्यू लेबर कोड्स हैं इसमें है क्या, इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बात करना जरूरी है ताकि आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया लग सके। बट उससे पहले लेबर कोड है तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारे संविधान में लेबर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के सेवरल सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या दिया है कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, यूनियन क्रिएट कर सकता है, जो कि इनको कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करेगी और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगी। उसके बाद आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि आप किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। इट प्रोहिबिट्स अ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, अगर ऐसा कोई आप करवा रहे हो तो वो असंवैधानिक है, अगर किसी की मर्जी के खिलाफ आप काम करवा रहे हो। ठीक है, तो जो बेगर है, जो फोर्स्ड लेबर है, वो आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसके बाद आर्टिकल 24 में किसी भी तरीके की जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। खास करके कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहां पे जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है और उसको कुछ ऐसे हजार्डियस ऑक्यूपेशन में डाला गया है या कुछ ऐसे प्रोसेस में डाला गया है जहाँ पे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसके ऊपर पूरी रोक लगा दी गई है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 24। उसके बाद हमारा जो डीपीएसपी है आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 क्या बोलते हैं? ये स्टेट को बोलते हैं कि आपको लोगों को वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो हमारी स्टेट है वो ये देखेगी कि जो हमारे समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, पैसे के प्रति, पैसे के एस्पेक्ट पे जो लोग ऊपर नीचे हैं, जो भेदभाव है उसको कम करा जाए और जो इनकम डिस्पैरिटी है उसको भी कम करा जाए, लोग अपने हक का पैसा कमा सके। उसके बाद आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए क्या बोलता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर अंडरटेकिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वर्कर्स हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनका भी पूरा अधिकार होना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, और खास करके उस मैटर पे जहां पे उनके राइट्स इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कि हमारे संविधान में कौन सी बैकिंग दी गई है, कौन सी चीज ऐसी दी गई है जो कि हमारे लेबर कोड्स को, लेबर राइट्स को और एक बहुत अच्छी बैकबोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम हमारे 4 न्यू लेबर कोड्स की बात करें, सबसे पहले कोड ऑन वेजेस 2019। इसमें बेसिकली क्या है, हम ना बहुत ब्रीफली बट पॉइंट टू पॉइंट और क्रिस्प बात करने वाले हैं कि कौन से कोड में क्या बात दी है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि द पॉइंट इज हमको ये जानना है कि कौन सी ऐसे बदलाव लाए गए हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग जो पुराने लेबर कोड्स थे उसमें कैसे चेंज आया है, कैसे वो बेटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है कि जो न्यू लेबर कोड आया है उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या उसकी खासियत है। सबसे पहले इट एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स, कि जितने भी वर्कर्स हैं सबके लिए बराबर की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन की एस्टेब्लिशमेंट करी गई है, पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू एवरी एम्प्लॉय, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे पहले क्या था कि आप कभी किसी को किसी वक्त पे दे रहे हो, कभी लेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज अब नहीं चलेगी। उसके बाद एक नेशनल मिनिमम वेज का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा है, जो कि स्टेट्स अपनी मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल फ्लोर लेवल, लेट्स से मान लो 100 रुपए एक मिनिमम सेंट्रल फ्लोर प्राइस है। ठीक है, अब अगर स्टेट को नेशनल मिनिमम वेज डिक्लेयर करना है, डिसाइड करना है,
या सेंटर को करना है तो वो 100 रुपए के ऊपर ही होना चाहिए। तो हमने एक फ्लोर प्राइस डिसाइड कर लिया, उसके ऊपर का नेशनल मिनिमम वेज। उसके बाद इट एंश्योर्स इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर मेन एंड वुमेन परफॉर्मिंग द सेम और सिमिलर वर्क। मान लो एक तरफ एक मैन है, एक तरफ एक फीमेल है, ठीक है, वुमेन है, और ये भी दिन में 10 ईंट उठा रही है और ये भी 10 ईंट उठा रही है। काम दोनों का सेम है, काम दोनों सेम फैक्टर में कर रहे हैं। इससे पहले क्या था कि कुछ जगह पे जो मेल है, जो मैन है, उसको 300 रुपये अगर दिए जा रहे हैं तो वुमेन को सिर्फ 250 रुपये दिए जा रहे थे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन, ये डिस्क्रिमिनेशन बायस चल रहा था बहुत लंबे टाइम से। तो जो कोड ऑन वेजेस आने के बाद कि जो दोनों 10 ईंट उठा रहे हैं तो दोनों को 300 रुपया मिलेगा, आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये बेसिकली इंडस्ट्री की जितनी भी मैनेजमेंट है, रिलेशन है, उसको मैनेज करता है। जो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन है और जो रिकॉग्निशन का उनका जो प्रोसेस है, उसको इस कोड के बाद, इस लॉ के बाद सिंप्लीफाई कर दिया है, आसान कर दिया है। इसने क्या इंट्रोड्यूस करा है, नेगोशिएशन यूनियंस या कुछ ऐसी काउंसिल्स। अगर मान लो कल को कोई डिस्प्यूट होता है, कल को कोई मसला होता है, तो ये खुद की अपनी नेगोशिएशन यूनियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन सेट करी है, जैसे कि स्ट्राइक के लिए, कि आपको अगर स्ट्राइक डिक्लेयर करनी है तो आपको 60 दिन का 60 डे नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, अगर वो स्ट्राइक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आप डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद थ्रेश होल्ड इंक्रीज कर दिया कि जो पहले की जो गवर्नमेंट परमिशन थी क्लोजर के लिए, ले ऑफ करने के लिए, अगर आपको कंपनी बंद करनी है या लोगों को हटाना है, अब वो 100 से करके हमने 300 वर्कर्स पे ला दी है, ठीक है। अगर 300 वर्कर के ऊपर इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। इसके बाद हमने क्या करा, एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं, कि जिसके चलते जो एम्प्लॉयर्स है, जो लोग एम्प्लॉय को काम पे रख रहे हैं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ताकि वो बेसिकली अपना काम कर पाए और ये देख पाए कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स है वो भी मेक श्योर चलती रहे, उनके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा कोड है, इट इज ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये क्या बोलता है, इसने सबसे पहले तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दी है। अब हमारे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी आएंगे। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, जिनके पास पहले, इससे पहले कोई भी फॉर्मल सेटअप नहीं था, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहे थे, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर रहे थे। यूजली इन लोगों के साथ क्या होता है कि इनको कोई भी ऐसी एजेंसी रेगुलेट नहीं कर रही थी, पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं था। लेट से जोमेटो का डिलीवरी ड्राइवर है, वो कौन से वर्कर में काउंट करेंगे, वो हम प्लेटफॉर्म वर्कर में काउंट करेंगे, क्योंकि जोमेटो एक प्लेटफॉर्म ऐप है। कोई गिग वर्कर में क्या आएगा, मान लो कोई पार्ट टाइम सिर्फ मिस्त्री है, मान लो वो टाइलें लगाने का काम कर रहा है, तो वो गिग वर्कर में आएगा। पहले ये लोग हमारी डेफिनेशन में नहीं आते थे, बट अभी इन्होंने एम्प्लॉय की डेफिनेशन इंक्रीज कर दी है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म वर्कर्स और जो गिग वर्कर्स है वो भी इस कोड में शामिल हो गए हैं। उसके बाद हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंट्रोड्यूस करा है, गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, और जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले नहीं आते थे। उसके बाद एक सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट करना जरूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है, खास करके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। अगर कल को उनको कुछ पैसे की जरूरत है तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी फंड अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमने मैटरनिटी बेनिफिट्स, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट्स हैं, जिन्होंने अभी डिलीवरी चाइल्ड बर्थ करा है, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और उन वुमेन वर्कर्स को ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, एंड गिवन द कंडीशन दे आर प्रेग्नेंट, या उन्होंने अभी चाइल्ड बर्थ दी है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OSHWC कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसमें क्या बोला है, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी और उनका वेलफेयर ये इंश्योर करना है सब वर्कर्स के लिए, ठीक है। और मैंडेटरी कर दिया कि आपको एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज का। ये किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करा है, और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अलग अलग कंडीशंस लेके आए हैं। हर सेक्टर की अलग नीड है, तो उसको और अपने हिसाब से रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है। इस कानून के अंदर, इस लॉ के अंदर हमने क्या करा है, एक सिंगल लाइसेंसिंग मैकेनिज्म लेके आए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर्स दोनों साथ में सेम लाइसेंस के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दी है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एप्लीकेबिलिटी है उसको हमने इंक्रीज करा है। और हमने किस चीज पे रोक लगाई है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो कोर एक्टिविटीज में आप नहीं लगा सकते, ठीक है। मान लो इंडस्ट्री की कुछ कोर एक्टिविटीज होती हैं जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज इस लॉ में दी गई है। उसके बाद जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर एक्टिविटीज की, वो कॉन्ट्रैक्टर से हटा के हमने जो मेन उनके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर दी है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, वो लेबर लेके आ रहा है 10 लोगों की, ठीक है। तो पहले जिम्मेदारी इसकी होती थी कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठेकेदार की है, कोई भी अगर वेलफेयर फैसिलिटी लेके आनी है। बट कॉन्ट्रैक्टर तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास लेके आ रहा है, जो मेन मालिक है। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, मेन मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जितनी भी वेलफेयर फैसिलिटीज है वो मालिक तय करेगा, ठीक है।
मैंने आपको बोला कि इसको थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्पली बात करना जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास आइडिया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चेंजेस आए, आप तभी अपने आंसर में कुछ अच्छे पॉइंट्स लिख पाओगे। ये मैंने आपको ना यहाँ पे एक और छोटी सी एक इमेज प्रोवाइड करी है। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे जो ये लेबर लॉज इंप्लीमेंट करने से पहले जो लेबर लॉज थे और अभी जो हमारे लेबर रिफॉर्म्स करने के बाद जो हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, उनमें क्या बदलाव है। अगर हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पहले कोई भी ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर देने की मैंडेटरी प्रोसेस नहीं था। बट अभी क्या कर दिया है कि अपने को रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर्स देने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी वर्कर है, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मेक श्योर कर सकें। ठीक है। उसके बाद अगर हम सोशल सिक्योरिटी कवरेज की बात करें, पहले बहुत लिमिटेड थी। कुछ वर्कर्स जो कि ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते थे, वो जो सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर थे, वो इस चीज में काउंट नहीं करे जाते थे। बट जब से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 हमने लागू कर दी है, जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो गिग वर्कर है, चाहे वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, वो सब प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस और जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, उनके लिए एलिजिबल हो गए हैं। अगर हम मिनिमम वेजेस की बात करें, तो जो मिनिमम वेजेस थी पहले, वो सिर्फ शेड्यूल इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट या कुछ ऐसी लार्ज सेगमेंट्स को कैटर कर रही थी। बट जो बाकी का मेन तबका था, जो मेजोरिटी ऑफ समाज था, वो तब अभी भी इससे बाहर था। बट कोड ऑन वेजेस 2019 के बाद क्या हुआ, हर वर्कर के पास एक स्टेटूटरी राइट है। अब एक लीगल राइट मिल गया कि वो अपनी एक मिनिमम वेज डिमांड कर सकता है, और टाइमली पेमेंट करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उसकी सेहत का ध्यान रखना। पहले, इससे पहले कोई भी लीगल मैंडेशन नहीं थी कि आपको एनुअल हेल्थ चेकअप कराने पड़ेंगे। बट इस एक्ट के बाद आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराने पड़ेंगे, जितने भी वर्कर जिनकी उम्र 40 प्लस के ऊपर है, ताकि उनको कल को कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है। उसके बाद टाइमली वेजेस, पहले कोई भी ऐसी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं थी। आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक, जो एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो उनको पैसे दे रहा था, तनख्वाह दे रहा था। बट अभी क्या हो गया, एम्प्लॉयर्स को टाइम के हिसाब से, टाइम के ऊपर उनको अपनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ताकि जो वर्कर का मोराल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो कम नहीं हो। उसके बाद अगर हम वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, सबसे पहले उस टाइम पे, मतलब ये लेबर लॉ से पहले वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो नाइट शिफ्ट पे काम नहीं कर सकते थे, और उनका कुछ ऑक्यूपेशंस में वो स्ट्रिक्टली मना था कि वुमेन इस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकती है। ठीक है। बट इस लेबर कोड आने के बाद, ये लेबर रिफॉर्म्स आने के बाद, वुमेन को हर एक ऑक्यूपेशन में परमिट कर दिया है, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो। बट गिवन द कंडीशन, वो अपनी मर्जी के साथ काम करे, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अगर वो कोई भी वुमेन रात में नाइट शिफ्ट के लिए ऑप्ट करती है, तो जो एम्प्लॉयर है, उसकी जिम्मेदारी है सेफ्टी, जितने भी सेफ्टी मेजर्स है, उसकी सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ESIC, मतलब जो हमारी इम्प्लॉय स्कीम, इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है ना, उसमें बेसिकली पहले वो सिर्फ नोटिफाइड एरियाज तक ही लिमिटेड थी। ठीक है। जहां पे सिर्फ 10 वर्कर्स काम कर रहे थे। पहले ऐसा नहीं था कि हर किसी को हम ये चीज कवर कर रहे हैं। बट अभी इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि जितने भी इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं, ये ऑल ओवर इंडिया हमने एक्सपैंड कर दिए हैं। ये उन एसोसिएशन के लिए वॉलेंटरी हैं जिनके पास 10 से कम वर्कर है, कि वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मैंडेटरी उनके लिए हो जाता है, चाहे वो कोई भी ऐसा वर्कर, चाहे वो सिंगल वर्कर क्यों ना हो, बट वो कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पे उसकी जान को खतरा है, तो आपको ये चीज मैंडेटरी लागू करनी पड़ेगी। ठीक है। जो कि वाइडर सोशल प्रोटेक्शन की तरफ हमको लेके जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कंप्लायंस बर्डन की किस किस जिम्मेदारी अब किस पे शिफ्ट हो गई है, पहले बहुत मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी, लाइसेंस लेने पड़ते थे, अलग अलग लॉज के थ्रू अलग अलग बेसिकली प्रोविजन है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग थे। बट अभी क्या है, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन के थ्रू सब कर सकते हो। ओवरऑल इंडिया हमने इसको लिंक कर दिया है। ठीक है। और एक हमने यूनिफाइड रिटर्न बेसिकली एक चीज लेके आए हैं, तो आप एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म से अपने सारे बिजनेस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिक कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि लेबर कोड आने से पहले क्या हालात थे, और अभी लेबर कोड आने के बाद क्या चेंजेस हम लेके आए हैं। हमने 4 लेबर कोड डिस्कस करे, उनके पॉइंट्स डिस्कस करें डिटेल्स में। ठीक है। और हमने देखा कि हमारे पास हमारे संविधान में कौन से राइट्स के तहत हम अपने ये चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली लेबर कोड आने से पहले क्या दिक्कतें थी, और लेबर कोड आने के बाद हम कैसे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो हम न्यू लेबर कोड्स लेके आए हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर तो ऐसे लिखना पड़ेगा। मान लो आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू लेबर कोड्स, तो आप यही सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको इमेज में दिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। बट आपके पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स होने चाहिए कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, इसमें क्या फायदा हुआ। सबसे पहले तो फॉर्मलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। इसमें क्या हुआ, जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है, वो ये इंश्योर करता है कि सबको बराबर का तनख्वाह मिल रही है। जितने भी लोग हैं उनको लीव और सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ही नहीं है, जो परमानेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर मिलेगी, मतलब 1 साल के बाद अगर मान लो आपको कुछ दिक्कत है, तो आपको 1 साल के बाद का पैसा दिया जाएगा। अब वो जिसके चलते
हमारे जो उससे पहले जो एक्सेसिव कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन थी, मतलब हर चीज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चल रही थी, हमने मिडल मैन का कंसेप्ट यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है उसमें हम फॉर्मलाइजेशन लेके आए हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स नहीं आते तो वो हमने काउंट कर लिए। अब गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट है, या कोई भी माइग्रेंट वर्कर है, वो सारे अब स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम पार्टिसिपेट करेंगे। चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम है, चाहे वो प्रोविडेंट स्कीम है, या उनकी जो पोर्टेबिलिटी स्कीम है, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं लेबर के लिए, तो वो वहां पे भी इम्प्लाई होगा ही होगा, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद वेज प्रोटेक्शन एंड टाइमली पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिनिमम वेज रेट हमने डिसाइड कर लिया कि आप इससे कम रेट नहीं दे सकते। एक सेंट्रल फ्लोर वेज है, जैसे मान लो कि 100 रुपए है, सेंट्रल फ्लोर वेज हो गया, तो मिनिमम वेज इसके ऊपर होना चाहिए। सैलरी की डेडलाइंस है, जो आईटी वर्कर्स हैं आपको महीने के मैक्सिमम 7 तारीख तक उनको पैसा, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ठीक है। और हमने किस चीज के ऊपर रोक लगाई है कि आप बिना किसी अथॉरिटी के कोई भी उनकी इनकम स्टेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जिसके चलते उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो लाइफ है, उसको लिविंग है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उनकी जो सेफ्टी और हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कोई मर रहा है तो मर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इंडस्ट्री वालों को, बट अब ये ऐसा नहीं होगा कभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लेबर कोड्स के बाद क्या करा है कि हम एक यूनिफॉर्म नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड लेके आए हैं, जिसमें मैंडेटरी ट्रेनिंग करना जरूरी है, और उनको प्रोटेक्टिव गियर दिया जाएगा ताकि उनकी फिजिकल हेल्थ को कोई खतरा ना हो, और उनकी जो बायोलॉजिकल हेल्थ है, जिसमें हम एनुअल हेल्थ चेकअप्स लेके आ रहे हैं, वो हम मेक श्योर करेंगे। जो वो माइंस के वर्कर्स हैं, जो प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे वर्कर्स जो कि हजार्डियस या डॉग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए चीजें मैंडेटरी हैं। उसके बाद जेंडर इक्विटी एंड वर्क फोर्स इंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है, ठीक है। आप इसको डिस्क्रिमिनेशन को हटाना पड़ेगा। वुमेन को अब नाइट शिफ्ट में काम करने का परमिशन दे दी है, चाहे वो अगर वो हजार्डिया सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर सेफ गार्ड देना जरूरी है, ठीक है। और उनको जो ग्रीवेंस कमेटी, अगर आपको कल को कोई कंप्लेंट है, तो जो ग्रीवेंस कमेटी स्टेब्लिश करी जाएगी, तो वुमेन्स को उसको उसमें भी मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी कर दी है। उसके बाद जितने भी वर्क आवर्स हैं और जो ओवर टाइम रेगुलेशन है, उसको हम बेटर इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया एज ए कंट्री हम 48 आवर वर्क वीक के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम एक स्टैंडर्ड वर्क आवर वीक रखेंगे, ठीक है। जो अगर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर मान लो किसी का मन है कि उसको ओवर टाइम करना है अपनी मर्जी के हिसाब से, तो उसको जो भी ओवर टाइम का पैसा मिलेगा वो उसके वेज का डबल मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर कल को कोई छुट्टी ले रहा है तो उसको पेड लीव मिलेगी, ये इंश्योर करते हुए ताकि उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है जितने भी सेक्टर है वो मेंटेन रहे। उसके बाद माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कर वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो टेक्सटाइल वर्कर है, जो बीडी इंडस्ट्री में काम करते हैं, डॉक वर्कर है, प्लांटेशन वर्कर है, इनको इक्वल वेजेस मिलेंगी। और जो पीडीएस पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट हम लेके आए हैं, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हमारा स्कीम है जिसमें हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। अगर मान लो कोई वर्कर यूपी या बिहार से किसी दिल्ली जैसी स्टेट में जा रहा है, तो उसको जो राशन है वो दिल्ली में मिलेगा, क्योंकि उसकी अब पीडीएस पोर्टेबिलिटी अलाउड है। होगा होता अभी तक पहले क्या था कि जहां स्टेट में आप रह रहे हो वहां के लोकल एरिया में ही आप अपना जो राशन है वो कलेक्ट कर सकते हो, बट अभी ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आपका पीडीएस पोर्टेबिलिटी अलाउड है। उसके बाद आपको बोनस मिलेगा हर साल, वेलफेयर फैसिलिटीज दी जाएगी, और जो इनफॉर्मेलिटी का कंसेप्ट है उसको हमने रिड्यूस करा ताकि हर चीज पेपर में रहे और ट्रांसपेरेंसी मेक श्योर कर पाए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल, हमने मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिटर्न फॉर्म में देने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट्स है वो उसको इंक्रीज करे, उसकी जो मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करा जाए, और जो भी ग्रीवियंस मैकेनिज्म है, कल को अगर किसी वर्कर को कंप्लेंट है तो उनके राइट्स को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए। ये थे बेसिक पॉइंट्स कि क्या क्या हमको फायदे होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक और इमेज प्रोवाइड करी है जो कि ओवरऑल आउटलुक देती है। लेबर कोड्स 2020 की रिफॉर्म्स, वर्कर वेलफेयर, आपको नहीं देखो जो मेन्स है ना वो कीवर्ड्स, माइक्रो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की गेम है, ठीक है। तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे लेबर कोड 2020 अगर आपसे पूछे इन शॉर्ट में बताओ क्या है, आपको ये पास 3 वर्ड्स पता होने चाहिए: वर्कर वेलफेयर, सेफ्टी और फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इससे आप पूरा अपना कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें, गिग और एमएसएमई को हमने कवर कर लिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर हमने काम कर लिया है, जेंडर इक्विटी को हमने इंक्लूड कर लिया है, 48 आवर वर्क वीक हमने रख ली है, अगर किसी को कंप्लेंट है तो ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म हमने रख लिया है। माइग्रेंट वर्कर अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमने उसके लिए पीडीएस पोर्टेबिलिटी लेके आए हैं। वेज प्रोटेक्शन, नेशनल मिनिमम वेज है, और जो जॉब की सिक्योरिटी है उसको हमने इंक्रीज करा है, ठीक है। इतना इजी है ये, और बस आप एक बार इसको देखो, समझो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। और जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे जब आप आंसर लिखोगे।
ऑलराइट। अगर हम बात करें इन लेबर कोड के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहले अनइवन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स, कि किसी स्टेट में इसको अलग इम्प्लाई करा जा रहा है, किसी स्टेट में इसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। कैसे? प्रॉब्लम ये है कि जो लेबर जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कनकरेंट लिस्ट में आता है। कनकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो तो कानून बना ही सकती है, ठीक है। तो दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो जिसकी प्रॉब्लम ये है, हर स्टेट के अपने रूल्स आ जाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, एक हमने पैच वर्क ऑफ वर्कर प्रोटेक्शन हमने क्रिएट कर दिया। मान लो पंजाब ने अपने रूल्स इंप्लीमेंट करे, दिल्ली ने अपने करे, राजस्थान ने अपने करे। कोई राजस्थान का वर्कर दिल्ली जा रहा है तो उसके लिए अलग रूल है, कोई दिल्ली का वर्कर पंजाब जा रहा है तो उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ स्टेट्स में तो उनको फायदा होगा, कुछ स्टेट में उनको डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है कि आपको अगर मान लो कोई अथॉरिटी दी गई है कि आपके पास 10 काम है, तो आपने उस 10 काम में से आपके जो 5 काम है वो आगे अथॉरिटी को बांट दिए कि तुम मुझे ये काम करके दो। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस एक्ट का कहना ये है कि इसमें हमने ज्यादा काम बांट दिए, ज्यादा पावर को बांट दी है। इसमें हमने ओवर रिलाई कर लिया, हमारी जितनी भी एग्जीक्यूटिव की नोटिफिकेशन है, चाहे वो कितने भी की इश्यूज हो, चाहे वो वेजेज हो, वर्कर को हटाना हो, या बेसिकली अब क्या हो गया, जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट पहले थी अब उसको हमने थोड़ा सा ऐसा बोला जा रहा है कि ये चैलेंज है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट वीक हो गई है और यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस देखी जा सकती है जो लोकल लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम देगी। उसके बाद इनएडुकेट प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। हालांकि हमने गिग और इनफॉर्मल वर्कर्स को इंक्लूड कर दिया है, बट अभी भी हो क्या रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जो गिग वर्कर्स के लिए वो अभी भी बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, मतलब फैले हुए हैं, उसको हम कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास गिग वर्कर्स के लिए नेशनल फ्रेमवर्क अभी तक यूनिफॉर्मली रेडी नहीं हो पाया है। उसके बाद जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे वीक होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि होगा क्या, अगर अपने को स्ट्राइक का जो अप्रूवल थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज कर दिया कि आपको कम से कम 60 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा अगर आप किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में स्ट्राइक डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो जो वर्कर्स का राइट टू कलेक्टिव एक्शन है उस पे हार्म देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिड्यूस जॉब सिक्योरिटी। पहले क्या हुआ करता था, जो हमने रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड थी, अभी हमने क्या करा, 100 से हमने 300 वर्कर पे कर दिए, ठीक है। हमने अब क्या कर दिया कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रायोरिटी देते हुए एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को नीचे कर दी है, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है जो लोग वर्कर यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रिकेरियस फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का आपने मान लो एम्प्लॉयमेंट कर लिया है तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो इसका मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। कि मान लो कि कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो उनको फैसिलिटी कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है बट उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया है। अगर मान लो उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और जो वर्कर आया है उसको फैसिलिटी कुछ नहीं प्रोवाइड करी जा रही है और उसको लग रहा है कि मुझे 6 महीने बाद यहाँ पे काम नहीं करना, तो वो काम यहाँ पे नहीं छोड़ पाएगा, उसको मजबूरन ये काम करना पड़ेगा क्योंकि वो रिटर्न है, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ब्रॉड एग्जेम्पशंस डाइल्यूटिंग प्रोटेक्शंस। अभी उसमें हुआ क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे बहुत सारी एक्सेप्शंस और बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी गई हैं जो कि गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि वो वेज सेफ्टी और जो आर प्रोटेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं उनको डाइल्यूट ना कर दे कहीं पे, ठीक है। उसके बाद लो अवेयरनेस एंड कंप्लायंस, खास करके एमएससी एमएसएमई और जो हमारे इन्फॉर्मल सेक्टर है, हमने हालांकि जो लेबर कोड है उसको इम्प्लीमेंट जरूर कर दिए, बट यहाँ पे अवेयरनेस की प्रॉब्लम के चलते ये भी हो सकता है कि ये कभी लोगों को पता ही ना चले जो लोकल डिजिटल, क्योंकि डिजिटल डिवाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए लेबर कोड का वो शायद यहाँ पे देखने को ना मिले, ये वन ऑफ द चैलेंज है। ये हम सिर्फ शायद बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको छोटी सी एक और इमेज, थोड़ा सा और माइक्रो डायग्राम प्रोवाइड करी है फ्लो चार्ट के साथ। इसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में काउंट करेंगे। 2025 में हमने सारे जितने पुराने ओल्ड लॉज थे उसको हमने कंसोलिडेट करके हमने न्यू लेबर कोड में इंप्लीमेंट कर दिया, जो कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ये आपको एक और थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम दी है, चार्ट दी है। ये बेसिकली न्यू वेज डेफिनेशन बताता है कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस जो आपका पहले कम मिलता था वो आपको इस लेवल पे, इस ब्रैकेट में मिलने वाला है। पुराने रिजाइम में टर्नओवर के हिसाब से पैसा था, अब नए कोड में क्या हुआ, अगर कोई भी इंडस्ट्री 300 वर्कर के ऊपर काम कर रही है तो जितनी भी स्टेब्लिशमेंट ऐसी है तो उनको ये सारी अपनी जो सोशल सिक्योरिटी है वो स्कीम यहाँ पे देनी पड़ेगी। ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये डायग्राम यूज करके आओगे अपने मेंस के आंसर में, हो ही नहीं सकता आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ना दे। हमने ई श्रम पोर्टल लेके आए जहां पे हमने जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, उनको हमने रजिस्टर कर रहे हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनको दिया, ठीक है, ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल पाए। और हम लास्ट माइल बेनिफिट डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो
उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो इनकम स्टेबिलिटी है, उसको हम इंक्रीज कर पाए। इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल डिजिटल सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो, ये मेरे खुद के बनाए हुए पॉइंट्स हैं, आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं ये। बट ये ऐसे फ्लो चार्ट हैं जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करने वाले हैं, और पर्पस भी यही है इनको इन पीडीएफ में देने का। द पॉइंट इज, ये फ्लो चार्ट्स आपको अलग से भी प्रोवाइड करे जा सकते हैं, बट आई कैन बेट आप कभी भी ये फ्लो चार्ट एक बार डाउनलोड करके रख लोगे, आप दोबारा इसको नहीं खोलने वाले हो। इसका पर्पस ही यही है पीडीएफ में इंक्लूड करने का, ताकि जब आप अपना कंसेप्ट रिवाइज करो, पॉइंटर्स को रिवाइज करो, तो इसके ऊपर आपकी नजर जाना जरूरी है। ठीक है, ये हमने चैलेंजेस की बात कर ली। अगर हम ओवरऑल देखें कि आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स। हम जो ऊपर पहले बात करके आए हैं ना, ऐसा हो सकता है कि पंजाब के रूल्स अलग हैं, राजस्थान के रूल्स अलग हैं, और किसी वर्कर को राजस्थान में ज्यादा फायदा हो रहा है, पंजाब में नुकसान हो रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए हमारा जो इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म होना जरूरी है। हमको एक नेशनल बेंचमार्क क्रिएट करना पड़ेगा, और एक जीएसटी काउंसिल जैसी बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो रेगुलेशन है, जो उनकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी में मेंटेन कर पाए। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। हमारे पास जितनी भी डेफिनेशन है जो कि बहुत क्रिटिकल है नेचर में, उनको कोडिफाई करना जरूरी है, चाहे वो वेजीज का टर्म हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट हो। ठीक है, वो लॉ के अंदर लेके आना जरूरी है, ताकि कोई भी कल को एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के बाद कोई भी जो अथॉरिटी है अपनी मन मर्जी के मुताबिक उसको चेंज ना कर पाए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। हमको एक नेशनल गिग वर्कर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो कि ई श्रम पोर्टल को उनके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, खास करके जो हेल्थ, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम है, उनके साथ लिंक कर पाए। ठीक है, उसके बाद रिवाइविंग कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स। जो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो हमको बेसिकली एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करा गया है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंडर, उसको रिवाइव करना जरूरी है, ताकि जो स्ट्राइक अप्रूवल का प्रोसेस है वो कम से कम 51% पे हम लेके आ पाए। और जो ट्रीपार्टाइट कंसल्टेशन है, मतलब जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्टर, जहां पे आपकी गवर्नमेंट एजेंसी और जो आपके एम्प्लॉयर है, मतलब बेसिकली यूनियंस, वो सारे इंक्लूडेड हो, ताकि जो वर्कर्स के राइट है वो बैलेंस रहे किसके साथ? कि इंडस्ट्री की पीस के साथ। अगर ऐसा है ना कि वर्कर्स अपने राइट्स के नाम पे कल को इंडस्ट्री का काम नहीं रोक सकते हैं, और इंडस्ट्री अपनी पीस के नाम पे वर्कर्स के राइट को हार्म नहीं कर सकती है, तो इनमें बैलेंस होना जरूरी है। उसके बाद बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद वर्कर सिक्योरिटी। इसमें क्या करना है हमको? जो एम्प्लॉयर की फ्लेक्सिबिलिटी हमने प्रोवाइड करी है, उसको हम लिंक कर दें कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देना पड़ेगा, अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी किसी को काम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, और स्टेट को स्किलिंग प्रोग्राम और जो रीस्किलिंग प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनको हाथ का काम तो आता है, बट वो पहले का पुराना काम हो गया है, और उनको रीस्किलिंग की जरूरत है अपनी इनकम बूस्ट करने के लिए, तो स्टेट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद इंप्रूविंग अवेयरनेस इन कंप्लायंस। ठीक है, अपने को मल्टीलिंगुअल डिजिटल सपोर्ट, मल्टीलिंगुअल मतलब जो एक से ज्यादा भाषा में डिजिटल लेवल पे हेल्प कर पाए। ठीक है, जो एमएसएमई और जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, उनको उनके लीगल राइट्स को बता पाए, इनको मेक श्योर कर पाए दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ऑलराइट, ये हमने बात करा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अगर हम लास्ट में बात करें इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, जो लेबर कोड 2020 में हम लेके आए हैं, जो हमने अभी 22 नवंबर 2025 में अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये वर्कर वेलफेयर, सेफ्टी एंड फॉर्मलाइजेशन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, कि जो लेबर मार्केट में चेंज आ रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रहे हैं, वो हमारे बदलती हुई इकोनॉमी के साथ अकोमोडेट कर पाए। हालांकि जो अनइवन इंप्लीमेंटेशन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को वीक कर दिया है, और जो गिग वर्कर प्रोटेक्शन है उसमें गैप देखने को मिल रहे हैं। ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल हम आने वाले 10-15 साल में देख रहे हैं, जो कि पूरी लेबर इंडस्ट्री को चेंज कर देगा, तो यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बट अगर होगा क्या, अगर अपने को इफेक्टिव आउटकम चाहिए, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? कि जो स्टेट अडॉप्शन है, क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या जो ओवरसाइट है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट स्ट्रांग है, और जो वर्कर सेंट्रिक इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है, क्या वो रोबस्ट मैकेनिज्म के थ्रू काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। हमारे जो लेबर कोड 2020 का एम है, वो तभी फुलफिल हो पाएगा, इससे पहले वो नहीं हो पाएगा, आप जितने मर्जी इसमें चेंजेस करते रहो। ठीक है, ऑलराइट, ये हमने बात करी कि हमारे जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं, 4 लेबर कोड्स हैं, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। लेबर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको इमेजेस और फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं। प्लीज यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, यू विल थैंक मी लेटर कि हाँ सर ने ये चीज बोली थी। और ये फ्लो चार्ट्स आपको एक बार के लिए आप पॉइंट भूल सकते हो, अगर आपको फ्लो चार्ट याद है, आप पॉइंट मिस करके आप एक डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिलने ही वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, दिस वाज अबाउट न्यू लेबर कोड्स इन इंडिया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।